बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। लो जी, फैज़ हमीद साहब के हवाले से वो खबर आ गई है जिसका बड़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा था। उन्होंने बतौर डीजीआईएसआई अपने तमाम गलत इक़दामात और गैर कानूनी कामों का मलबा उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर डाल दिया है। ना सिर्फ़ मलबा डाल दिया है, बल्कि अपने हक़ में एक जनरल और एक ब्रिगेडियर को बतौर गवाह तलब करने की दरखास्त भी दे दी है। ये मामला क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम वाला जो केस है, उसकी समाअत शुरू हो गई हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों का मुस्तकबिल क्या होगा? फुल कोर्ट बनेगी, ये आईनी बेंच सुनेगा, मामला किस तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। और फिर एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो उनको एक पत्थरों का तोहफा दे रहे हैं हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उस तस्वीर की हकीकत भी खुल गई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं, वो नॉट कमिंग स्लो। वो जनाब उनकी स्पीड जो कम नहीं हो रही। क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बड़े हैं, ये इस मामले को संभाल पाएंगे? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब, पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का जो मौसम है वो आ गया होगा। और सऊदी अरब से एक आला सती जो है तजारती वफद शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद की क़यादत में 15 रुकनी जो वफद है, पाकिस्तान पहुंच गया हुआ है। और आज इस्लामाबाद में इसकी 2 मुलाकातें जो हैं वो तय हैं। और पाकिस्तान ने भी मुकाबले में एक 18 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। और उसकी कमेटी की जो सरबराही है वो हमारे वज़ीर जो हैं मुसद्दक मलिक साहब, और जो एक हमने SIF स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई है, उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद साहब, ये मिलके करेंगे। और मुख्तलिफ बातें हैं, दफाई पैदावार के हवाले से भी कुछ बातें हैं, कुछ MOUs 27 के करीब दोनों ममालिक के दरमियान जो हैं वो साइन हो चुके हुए हैं। अब उनको महादात की शक्ल देनी है, तो उसमें जनाब सनअत, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक, तलीम, कानकनी, पेट्रोलियम, मादनियात, तवानाई, और फिर वो दफाई पैदावार वाला मैंने शायद बता दिया, वो जो मादा हुआ उनके साथ हमारा। तो उस हवाले से कुछ वो सरमायाकारी जो है, एक बड़ी सरमायाकारी वो पाकिस्तान में करने वाले हैं। और एक और खुशखबरी जो मुझे पता चला है कि जो पाकिस्तान के लोग वहाँ काम करने जाते हैं सऊदी अरब में, उनकी तादाद जो है उसमें 100% इजाफा करने का एक प्लान है। वो हो सकता है वो भी ये जल्द ही महादा जो है ये हो जाए। और पाकिस्तान की भी जो ये कमेटी है, ये भी जल्द सऊदी अरब का दौरा करने वाली है। तो कहा जा रहा है कि जनाब जो हमारे वहाँ लोग काम करते हैं, वो जो हुनरमंद हैं, आम मजदूर हैं या फिर माहिरीन हैं, उनकी तादाद जो है वो 2 गुना कर दी जाएगी। और दूसरी खबर ये है कि जनाब ये खबर, इसको खुशखबरी के तौर पे कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं कि जनाब कोई अमेरिका की कंपनी है, उसके साथ जनाब हमारा एक मुआहदा हुआ है, एयर टू एयर जो मार करने वाला मिसाइल है उसका। तो ये कुछ लोग कहते हैं ये तो दौलत का ज़िया है। देखें ना, पता नहीं कितने अरब, 40 अरब, 40 इशारिया पता नहीं कितने अरब, 30 ममालिक के साथ ना वो मुआहदा हुआ है। और 2030 तक उन्होंने ये मिसाइल जो मतलूबा तादाद में तैयार करके इन ममालिक को देने हैं, और उसमें पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। वो उनके तहदी ममालिक हैं, ये अमेरिका के, जिनके साथ ये अब ये मामला ये है कि जो पाकिस्तान के हिस्से में ये इतना ज़्यादा पैसों वाला मुआहदा नहीं है। वो जो अदाद शुमार अगर निकालें ना, तो ये पता चलता है कि जनाब ये पाकिस्तान के हिस्से में तो 40.5 समथिंग मिलियन मिलियन डॉलर ये आ रहे, बिलियन नहीं है, ये इतने मिलियन डॉलर, यानी ये करोड़ों का सौदा है। और ये हम किसी खुशी में नहीं ले रहे, ये हमारी मजबूरी है। और मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि वो लोग कहते हैं जनाब हमारे पास, हमने तो जनाब ये जो पाक इंडिया जंग हुई थी इसमें जनाब ये चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, ये मिसाइल लेने की क्या जरूरत थी? ये हमारी मजबूरी ये थी। इसमें ये जो हम मिसाइल खरीद रहे हैं ना, ये AIM 120C8 वेरिएट, यानी कि जो 8 वेरिएट है ना इसका, AIM 120C का, वो 8वां वर्जन कह लें, 8वां ब्लॉक कह लें, 8वां मॉडल कह लो, जो भी इन्होंने उसे देना चाहो, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना F-16 में, वो हम कर रहे हैं AIM 120C3, यानी कि अब जो हम खरीद रहे हैं
ये 5 दर्जे जदीद है उससे। और ये जनाब ये भी रडार से सेट होकर जनाब वही निशाना लगाता है, और कोई भी मौसम हो 100 किलोमीटर तक जनाब ये कहते हैं जनाब इसकी रेंज है। तो वो चीनी जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी रेंज तो जनाब 200 से 300, बल्कि कुछ कह रहे हैं कि 400 तक भी हमने उसको उसमें खुद खुद ही तब्दीली कर ली हुई है, तो 400 किलोमीटर तक जो है वो हिट कर सकता है जाके, उसका जो रेंज है इस हद तक इजाफा। तो फिर इसकी वो ये है कि जनाब ये जो चीनी मिसाइल है ना, हम F-16 को एक खास हद तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। ये जो चीन के मिसाइल हैं जो हमारे ज़ेरे इस्तेमाल हैं, जो हमारे पास हैं, ये हमारे अपने मिसाइल हैं, वो F-16 के लिए कंपैटिबल नहीं हैं। इसलिए ये जो हैं, ये जो A-100 रेंज वाले जो मिसाइल हैं, ये खरीदने की ज़रूरत है। वो पेश आई। अब आते हैं इस तस्वीर की तरफ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी खड़े हैं, शहबाज शरीफ भी खड़े हैं, और उनको कोई गिफ्ट दे रहे हैं पत्थरों का हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। इस पे जनाब कुछ लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, और जो अमन वली खान साहब हैं, उन्होंने ये एक ट्वीट किया था जनाब, ये जनाब लीड की को कहते हैं जनाब डिज़ाइनर शॉप है, इस तरह की बात की थी जो अभी हाल ही में कायम हुई है, और जो पिक्चर है वो डिफाइन कर रही है जनाब के करैक्टर्स के हवाले से उन्होंने बात की इस पे। तो इसके बाद फैसलाल चौधरी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्लास ली अच्छी खासी इनकी, और फिर ये अफवाहें गर्दिश में आ गई जनाब इनसे जो वुज़रा का इनक्लेव है, वहाँ जो इनका घर है वो खाली करवाया जा सकता है, सिक्योरिटी वापस ले ली गई है जनाब। इन्होंने भी शोर-शोर मचाया, फिर एक जाली खबर चल गई एक बड़े जो मीडिया उस पे जनाब ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरह की खबरें छप रही हैं। तो ये एक दिन पहले जो है, ये सेनेट में जो वज़ीर कानून है, उन्होंने ये कहा था जनाब उनकी जब मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म के साथ अहमद वली की, तो इन्होंने माज़रत कर ली थी। उन्होंने कहा वो होते तो मैं तफ़सील बताता। अब अहमद वली खान साहब ने इस पे एक तफ़सीली ट्वीट किया है, और उसमें ये कहते हैं जनाब आज़म ज़रीफ़ ने जो बात की है, मैं उसपे उसकी ना तफ़सीलात रखता हूँ आपके सामने। वो कहते हैं मैंने सेनेट में तकरीर की थी, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने मुझे बुलाया था। वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात के इब्तिदा में ये कह दिया कि जनाब ये जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, ये दौरे अमेरिका से पहले ये बहस वगैरह होनी चाहिए थी। तो उन्होंने वो कहते हैं मुझसे माज़रत भी की इस हवाले से। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जनाब जो वो तस्वीर है जो मैंने ट्वीट किया, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने जब ब्रीफिंग दी, तो पता ये चला कि एक तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो हम फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर जो हैं, इनको मैं साथ लेके जाता हूँ मुख्तलिफ दौरों पे, तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ये जो उन्होंने पत्थर जो है उनका तोहफा दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, जो दिखा रहे हैं तस्वीर में, वो कह रहे हैं कि जनाब वो ये किसी जो मादनियात के हवाले से डील है ना, मुल्की या गैर मुल्की, उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फील्ड मार्शल ने अपनी जेब से ये पत्थर खरीद के तोहफा दिया है। तो वो कहते हैं फिर मैंने ये कहा जनाब मुझ में इतनी जुर्रत है कि अगर मैं सरेआम तनकीद कर सकता हूँ तो सरेआम माजरत भी कर सकता हूँ। अगर इस तस्वीर का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है उसकी मादनियात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं माजरत खा हूँ, यानी उन्होंने माजरत कर ली। अब वो माजरत कर रहे हैं, और हुकूमत जो है वो माजरत कबूल भी कर रही है उनकी। तो दूसरी तरफ जो मरियम नवाज है, इससे जनाब वो मुतालबा जो है सिंध वाले हुक्मरान जो हैं, वो जनाब और पीपल्स पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं जनाब मरियम नवाज माफ़ी मांगे, और जो मरियम नवाज हैं वो जनाब रोज़ाना एक कदम और आगे बढ़ रही हैं उनकी तरफ, और चौके चक्के जो हैं उनके जारी हैं। और फिर मोहसिन नकवी साहब को भी बुलाया था सदर साहब ने कि जनाब आप इस मामले को हल करवाएं, और ख्याल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म के साथ आज मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होगी। और दूसरी तरफ ये जो पंजाब वाले हैं, पंजाब हुकूमत, पंजाब वाले नहीं यार, और ना सिंध वाले, वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, या सिंध की जो हुकूमत है उसकी बात कर लें, सिंध की बात नहीं। इसी तरह जो ये पंजाब वाले हैं, जो पंजाब की हुकूमत, मरियम नवाज की हुकूमत, ये मामला है। अवाम जो है वो तो दोनों तरफ जो है वो तो ये मुतमन्नी है कि जो एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो खामियां बयान की जा रही हैं ये अपनी खामियां दूर कर लें, हमारा कुछ भला हो जाए। अब उज़मा बुखारी साहबा जो है ये कह रही हैं, जो वज़ीर इत्तलाआत है पंजाब की अज़मा बुखारी साहबा, वो ये कह रही हैं कि माफ़ी तो वो मांगे जिन्होंने शुरू किया था। इनका ख्याल है कि उन्होंने शुरू किया था। वो कह रहे हैं जनाब इन्होंने शुरू किया, मरियम नवाज ने ये शुरू किया।
बहरहाल ये अब मरियम नवाज फिर एक दफा कहने माफी शाफी कोई नहीं, वो जो सैनिटरी वर्कर्स है उनके एक तकरीब में सैनिटरी वर्कर्स का लिबास पहन के गई हुई थी, वहां उन्होंने जो खिताब किया, उन्होंने जनाब मैंने इक़्तिदार संभाला तो कहते औरत क्या करेगी, मैंने देखें जराइम का भी सफाया कर दिया और जो कूड़ा करकट गंद जो है उसकी भी सफाई कर दी है, और उन दिमागों की सफाई भी कर रही हूँ जो पंजाब की तरक्की से चलते हैं। ये जो कूड़ा करकट है, गंद है, इसकी सफाई कर दी, बल्कि उनके दिमागों की भी सफाई कर रही है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। मरियम नवाज का लबो लहजा ये बता रहा है कि वो उनके ऊपर अगर दबाव डाला जाएगा ना तो वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगी। इसके लिए कुछ और लाहे अमल, जैसे बुजुर्ग बैठ के मामला को तय करते हैं, जरदारी साहब बीच में आ गए, बड़े समझदार आदमी हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बीच में आएंगे, पहले भी आए हैं वो, फिर नवाज शरीफ साहब से राब्ता होगा, फिर मरियम को समझाया जाएगा और पहले वो खुद समझेंगे। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टीम है, पहले वो अपने आप को संभालेगी इस हवाले से, उनकी तरफ से सीज फायर होगा, माफी शाफी वाला चक्कर कोई नहीं है, ये मैं बता दूं। और दूसरा ये कि ये इन्होंने जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, वो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब जो माहदा हुआ था ना उसके बरक्स ये मामला जो हैं, एक तो ये कि इनके गवर्नर ने आते ही जनाब हमारे ऊपर तनकीद शुरू कर दी, हर दूसरे दिन वो बयान दे देते हैं, कड़का देते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तनकीद करते रहते हैं वफाकी हुकूमत, कभी तारीफ भी कर देते हैं। जब वो सैलाब के हवाले से आए थे, वो दौरा किया था पंजाब का, तो वो कहते हैं फैसिलिटेट नहीं किया उनको, वो तारीफ करके गए थे मरियम नवाज की। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना फैसिलिटेट नहीं किया था। और इसमें एक तो वो एनएफसी अवार्ड वाली मैंने बात की थी, उसके ऊपर नजर है जनाब, जो 11वां मुजवजा एनएफसी अवार्ड है उस हवाले जो तरमीम होनी है, जो हिस्से मिलने हैं। और दूसरा जो है ना, ये जो एक और चीज जो जनूबी पंजाब की हमदर्दी हासिल करने के लिए, वहां अपनी जड़ें फैलाने के लिए पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही थी, तो इसको ये नून लीग वाले ये कहते हैं कि जनाब ये रोकने के लिए जो मरियम ने लोबो लहजा इख्तियार किया है ये जरूरी था। और दूसरा ये वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, इनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज्यादा ये हिस्सा मांगते हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, खासतौर पर मुल्तान में। वो कहते हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तो कुछ होता रहा है माजी में, लेकिन वो कहते हैं वो भी अब बंद किया जा रहा है, कि ये चाहते हैं जनाब इनकी मर्जी के ब्यूरोक्रेट जो है मुख्तलिफ इलाकों में ये उनकी तैनाती चाहते हैं। इससे भी बड़ी तकलीफ है इसको मरियम नवाज को। वरना अल्लाह करे यार बाबे जरन बैठ उठ के सियासी बाबे मामला अनुसर जालन दोनों पास सीज फायर हो जावे, कम करते रहें, मुस्बत तनकीद कदी कदी करन, लेकिन उन्होंने रोजाना की आदत ना बना लें। और दूसरा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात की है, कोई 3 दर्जन के करीब दरखास्त थे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, तो वो 8 रुकनी बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा है मोइनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। पहले दिन जनाब ये हुआ कि जनाब ये गए, इन्होंने पहले जाते ही ये कहा जनाब जो जवाद ख्वाजा साहब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनके वकील जो उन्होंने कहा जनाब ये जनाब इसको जो लाइव जो है कार्रवाई इसको नशर करने की इजाजत दीजिए। उन्होंने फिर वो जो थे उन्होंने कहा नहीं पहले दूसरे जो मामला था वो तो देख लेना, बेंच पे भी इतराज है, फुल कोर्ट की बात भी की जा रही है, तो पहले वो देखेंगे। मोइनुद्दीन खान साहब ने कहा, उनका नहीं सर ये पता चलना चाहिए लोगों को कि जनाब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा चलो। फिर वो जनाब उन्होंने पूछा जो आमिर रहमान एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, आयशा मलिक साहबा ने कहा आप क्या कहते हैं, जनाब उन्होंने फलां जजमेंट के तहत तो जनाब ये इंतजामी मामला है, इंतजामी तौर पर इसका फैसला होना होता है, जुडिशियल काम तो है नहीं ये। 2-3 दफा पूछा उन्होंने, तो फिर बहरहाल बेंच ने ये पूछा कि आपको इतराज तो नहीं होगा अगर हम ये ऑर्डर कर देते हैं, तो उन्होंने फिर कह दिया जनाब, यानी मतलब उसका मफहूम यही था। फिर वो बेंच उठ के चला गया जनाब, फिर वो आया वापस 10-15 मिनट बाद, उन्होंने कहा ठीक है जनाब ये जना आइंदा यानी कि आज जो इसकी समाअत हो रही है वो जनाब उसकी जो कार्रवाई अदालती कार्रवाई वो लाइव टेलीकास्ट होगी, एक होगी। अब इतराजात की बात, अब वो कह रहे हैं जनाब कि जनाब जो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने एक हुक्म जारी कर दिया था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तहत कि जनाब फुल कोर्ट सुनेंगी 4 नवंबर को इसकी, तो वो जनाब उसमें उसके तहत जनाब ये फुल कोर्ट बनाई जाए, ये कह रहे हैं। मैं पहले भी ये कह रहा था वो कमेटी का इजलास था ही नहीं, दोनों जजों ने एक चैम्बर में इकट्ठे होकर जनाब एक ना खत लिख दिया था और रजिस्ट्रार को हुक्म जारी कर दिया था। 26 महीने तरमीम नाफज हो चुकी थी उस वक्त, तो 26 महीने तरमीम की मौजूदगी में उनकी तरफ से ये बेंच का
फुल कोर्ट बनाने का तकाजा करना ये दुरुस्त नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जब हमें यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से एक दरखास्त है, वो कह रहे हैं हमें इस बेंच पे एतराज़ नहीं है, बस हमारी तो ये दरखास्त है, यानी बेंच की किसी जज पे, किसी शख्सियत पे एतराज़ नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब हमें ये है कि ना फुल कोर्ट बना दी जाए इसके लिए। अब 26वीं आईनी तरमीम जो मैंने अर्ज किया नाफज हो चुकी हुई है, तो उसके तहत ये कोई वजह है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये लिख लें आप कि ना ये मामला जो है ये बेंच के जो फुल कोर्ट सुने। ये फुल कोर्ट वाला मामला जो ये मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ये दिसंबर 2024 में जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था ना, वहां ये मामला जो है गड़बड़ करा है। हुआ ये कि जमाल खान मंदोखेल साहब ने वहां ये तजवीज दी थी, ये मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब कह रहे थे ना फुल कोर्ट बना दो, फुल कोर्ट बना दो, ये वाली बात है। तो वहां फिर मुनीब उन्होंने ये कहा कि जनाब मंदोखेल साहब ने, जमाल खान मंदोखेल साहब ने, कि जनाब ये ऐसा करते हैं कि पूरी जो कोर्ट है ना, तमाम जजों को आईनी बेंच डिक्लेयर कर देते हैं, आईनी बेंच का हिस्सा डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो आईनी बेंच के तौर पे फुल कोर्ट बैठ जाएगी और उसके बाद समाप्त कर लेगी। तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब अट गए नाल पीटीआई ने मिल के, नहीं जी नहीं, अगर ये कर ले असी इन फुल कोर्ट बना लिया, फिर तो असं 26 महीने तरमीम मंजूर कर अपने तस्लीम कर ली ना, ये कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये देखें जनाब ये तो मुस्तफीद हैं, मुस्तफीद हो रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं जनाब, 26 महीने आईनी बेंच वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ जनाब फायदा चुक रहे हैं, ਇਹ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰਾ ਦਾਵਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ इन्हें तनख्वाह ज्यादा हो गई हैं, की ज्यादा है गाना को। तो बहरहाल वो जनाब एक तो वो हो गया, और दूसरा ये जो 8 रुकनी बेंच है, ये हो सकता है कि 5 अभी जो आईनी बेंच के अरकान जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। जिसमें 5 जजों की बात करूँ, ये फरवरी 2025 में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, तो 5 मजीद जज जो हैं वो आईनी बेंच में शामिल किए गए थे। और फिर जून में 19 जून 2025 को ये जुडिशल कमीशन का एक और इजलास हुआ था, जो ये तमाम जजेस है ना, उनकी जो है वो तस्दीक कर दी गई थी ये 30 नवंबर तक, जब वो दिन है अमीनुद्दीन खान की। और जो 5 जज हैं वो जनाब हाशिम काकड़ साहब हैं, आमर फारूक साहब हैं, शकील अहमद साहब हैं, इश्तियाक इब्राहिम हैं, और सलाहुद्दीन पनहवर साहब जो हैं वो सिंध वाले जो हैं। ये यानी ये हो सकता है कि बेंच के जनाब, चलो बेंच ने कमेटी ने फैसला करना है ना, आईनी बेंच की कमेटी ने, कि ठीक है जनाब इनको भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है ओके, ये अब जनाब 8 की बजाय 5 और बीच में शामिल कर लें। लेकिन ये अगर कहेंगे, एक सूरत हो सकती है कि जुडिशल कमीशन में मामला दोबारा जाए, जुडिशल कमीशन जो है वो देखे कि जनाब अगर फुल कोर्ट वाली बात है, फुल कोर्ट बिठानी है, तो फिर फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, ये बेंच के ऊपर जो एतराज आता है, कोई जनाब बंदा उठ जाएगा, नहीं उठेगा, कोई बंदा नहीं उठना बेंच से, बेंच ने यही रहना है, ज्यादा से ज्यादा जो 5 दूसरे जज हैं वो शामिल किए जा सकते हैं। मुझे जो लग रहा है कि जो 26 आईनी तरमीम है ना, इसकी जुजियात पे बहस नहीं होनी, अब बहस इस बात पे होनी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियार है कि पार्लियामेंट की गई तरमीम को कलअदम कर सकती है। अब इस मौजू पे एक फैसला आना है, मुझे जो लग रहा है कि जनाब ये जो आप दूसरे दिन आ जाते हैं जनाब अदलिया की आज़ादी और ये वो, तो बुनियादी आईनी ढांचा कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ? आइन में तो ये लिखा हुआ कि जो दिल चाहे तरमीम कर सकती है, और किसी भी अदालती तरमीम का जो है वो जुडिशल रिव्यू हो ही नहीं सकता। इस मौजू पे इस दफा बहस होनी है, ये नहीं देखना कि जनाब इससे ये। और दूसरी बात ये कह रहे हैं जनाब फायदे वाली जो मैंने बात की है, तो जो फुल कोर्ट बनेगी उसमें अफेक्टीज हैं, उसमें तो यही अफरीदी साहब जो हैं वो भी बेनिफिशरी हैं, जो चीफ जस्टिस हैं। मंसूर अली शाह साहब का वो बकौल इनके हक मारा जा चुका हुआ। मुनीब अख्तर साहब की बारी जो है वो पता नहीं आनी है नहीं आनी। आयशा मलिक साहब की बारी जो है वो पता नहीं आनी है नहीं आनी, यानी वो भी अफेक्टी हैं। और फिर शादवीद साहब वो भी अफेक्टी हैं, और फिर मोहम्मद अली मदर साहब जो हैं इनका फायदा हो जाना है। ये भी सारी चीजें देखने वाली हैं ना। और जो बतौर जज जो है और बतौर चीफ जस्टिस जो है, उनका जो टेन्योर है वो 3 साल वाला जो है, फिर उनको भी जो उन्होंने पहले रिटायर हो जाना है, रिटायरमेंट की उम्र से पहले उन्होंने घर चले जाना है। तो ये तो सारे फिर इफेक्टी हैं या फिर बेनिफिशरी हैं। फिर कौन समाप्त करे? किसी और मुल्क में भेज देने हैं, वो कर लवे।
और भाई ऐसे अदालत ऐसे बेंच ने करनी है सर, समाते दी। अच्छा, अब आते हैं जनाब वो जो बात मैंने अर्ज की थी ना कि जनाब ये एक खबर का बड़ी देर से इंतजार था कि जनाब ये इमरान खान के हवाले से कोई बात करते हैं, फैज हमीद साहब क्या बयान देते हैं। अब ये एक जो खबर आई है, पहली खबर तो ये है कि जनाब ये जो 9 मई वाला केस है ना, अभी तक वो केस नहीं खुला कोर्ट मार्शल के लिए। ये एक तो टॉप सिटी वाला था ना, और दूसरा मरला ये है कि जो इन्होंने एक पैरेलल सिस्टम बना लिया था बतौर डीजीएसआई, वो और ऑफिशियल सेक्रेटरी की खिलाफ वर्जियां और फिर सियासत में मुदाखलत, ये वाला एक और जो है केस जो है ट्रायल जो है वो इनके खिलाफ जो है उसमें अब ये अच्छा ये ना 9 मई वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि इमरान खान को पता नहीं कौन मशीर हैं, ये इमरान खान इन्होंने फंसाना है। ये मेरा ख्याल है ਜਿਹੜਾ जीएचक्यू हमला केस आ ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਸਮਾਤ ਸੀ ट्रायल से जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ फैसले करवाਉਣ, बेशक सजावा करवा लें बजाय दे कि उधर कोर्ट मार्शल वाले जान सजावा होंदियां होन। अब कल जनाब ये खान साहब जो हैं इनको जनाब अदालत आके बैठ गई, जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज, तो जनाब इनको मैसेज भेजा गया जनाब इनको बुलाने के लिए, बुलाएं जी किधर है मुलजम। तो मुलजम साहब जो है जनाब उन्होंने कहा जनाब उन्हें कहा मेरे एक्सरसाइज का टाइम है, इसके बाद मैंने शावर लेना है, फिर मैंने चाय पीनी। 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करती रही अदालत, फिर जनाब हरकार आ गया, उन्होंने आके कहा जनाब वो कहते मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने नहीं आना। ये खान साहब ने किया। अब जो फैज हमीद, अच्छा वो उसकी तारीख पड़ गई 20 अक्टूबर पे, हो जनाब 20 अक्टूबर को देखेंगे। ये जो खान साहब ऐसी हरकतें कर रहे हैं ना, ये अपनी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इनके खिलाफ जानी है चीजें। अच्छा वो जो है ना जो फैज हमीद साहब हैं, वो जनाब उन्होंने एक तो वो 9 मई वाली में बात कर रहा हूँ ना, एक ये कि जनाब आप सियासतदानों के साथ राब्तों में क्यों थे रिटायरमेंट के बाद, ये भी एक सवाल बनता है। तो मुझे तो कल ये पता चला है कि जो डीजीएसआई है ना, वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने प्राइवेट घर में शिफ्ट नहीं होता 1 साल तक। उसकी 2 वजूहत हैं। वो जो डीजीआईएसआई वाला हाउस होता है वो छोड़ देता है, लेकिन उसको एक महफूज जगह पे फौजी वाले इलाके में एक बड़ी महफूज रहायश गाह फराहम की जाती है। 1 साल तक वो वहां रहता है। एक तो हिफाजती नुक्ता नजर से, और दूसरा ये कि उनका इंटरेक्शन ना हो आम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ मिलेंगे खुले मिलेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो निकलेंगी बीच में से। इसलिए 1 साल तक उनको इस तरह, अब ये भी कह सकते हैं जेर निगरानी रखा जाता है, लेकिन भाई साहब जो है उस घर में जनाब होने के बावजूद आप चले जाते थे वहां चकवाल, वहां जाके जनाब डेरे लगा लेते थे। तो ये भाई साहब, अच्छा दूसरा वो जो राब्ते वाली बात है कि आप जनाब पीटीआई वालों के साथ इमरान खान के साथ राब्तों शाब्तों में भी रहे, इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जनाब बतौर डीजीआईएसआई मेरे इन लोगों के साथ राब्ते थे, तो जब मैं रिटायर हो गया तो वो जो राब्ते और तल्लक हैं वो तो कायम रहते हैं। अगर उनका फोन आता तो मैं सुन लेता था, जाता था। 9 मई वाला अभी तक वो मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि वो शुरू नहीं हुआ। और दूसरा वो कह रहे हैं ना मैं एक 3 स्टार जनरल भी था, लेकिन साथ में आईएसआई का डायरेक्टर जनरल भी था, मैं वजीर आजम को जवाब देता। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं जो मेरे ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सियासत में मुदाखलत, ये वो जो भी चीजें वो कह रहे हैं, तो वो तो जनाब वजीर आजम उससे मुझे हिदायत आती थी इमरान खान की तरफ से, तो मैं तो पाबंद था, मैं उस पर अमल करता था। और वैसे फौजी भी ये सोचते हैं कि जब डीजीआईएसआई जो थोड़ी बहुत मुदाखलत मादवी भी होती रही है, यार ये तबादला कर दो, किसी सियासतदान ने रिक्वेस्ट कर ली, किसी सेक्रेटरी ने कहता है, ये सारी चीजें मुदाखलत तो करते रहे मादी में भी। इन्होंने कुछ ज्यादा करती हुई है, बल्कि बहुत ही ज्यादा करती हुई है। अब ये कह रहे हैं जनाब ये अब अपने हक में एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर को ये चाह रहे हैं कि बतौर गवाह जो है ये वो बुलवाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब उनके जरिए जो अफसरों के नाम मैं बताता हूँ आगे जाके, वो कहते हैं कि उनके जरिए इमरान खान का मैसेज आता था। ये गवाह हैं इस बात के कि मुझे ये इमरान खान कहता था जो मैंने किया है। तो वो जनाब उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ना 2 इमरान खान के, एक जनाब हैं वसीम चीमा साहब, वो ब्रिगेडियर थे, अब वो मेजर जनरल हो चुके हुए हैं, शायद कहीं जीएचक्यू में तैनात हैं। और दूसरे हैं जनाब ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब,
ये मोहम्मद अहमद साहब जो हैं 2020 से 2022 तक वजीर आजम के वो मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हुए हैं। और ये जो साहब है ना मोहम्मद अहमद साहब, इनके बारे में है कि शायद वो उनकी प्रमोशन नहीं हुई है, वो कर्नल आए थे, अब ब्रिगेडियर हैं ये मोहम्मद अहमद साहब। और ये इमरान खान के साथ भी रहे हैं, और शहबाज शरीफ जब जो पीडीएम के जरिए वजीर आजम बने थे, पीडीएम वाले वजीर आजम, तो उनके साथ भी इन्होंने कुछ अच्छा काम किया। ये मोहम्मद अहमद साहब वही हैं जिन्होंने तोशाखाना 2 केस में गवाही दी थी इमरान खान के खिलाफ। अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो मेजर जनरल हो गए हुए वसीम चीमा साहब, मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं इमरान खान के, और मोहम्मद अहमद साहब जो इस वक्त ब्रिगेडियर हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब इनको बुला के पूछें आप कि जनाब क्या इमरान खान मुझे नहीं कहता होगा, ये इमरान खान के कहने पे मैंने ये नहीं कहा किया, ये पैगाम नहीं देते थे मुझे इमरान खान का। इस तरह की सूरत हाल है अब ये बनी हुई है। अगर ये फैज अमीर साहब की ये बात मान ली जाए, इनको बतौर गवाह तलब कर लिया, फिर तो सारा मलबा जड़ा इमरान खान तो ये वाला भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला पैरेलल ISI दे पैरेलल एक सिस्टम बना लेना, सियासी जोड़ तोड़। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ इधर ਨੂੰ टुरी हुई है फैज अमीर साहब वाले। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।